हेलो गाइस, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। यहाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपेयरिंग क्वांटिटीज डिस्कस करा गया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए और बड़े अच्छे ढंग से आपको यहाँ डिटेल में समझाया है। ये क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। In an examination, there are 3 papers each of 100 marks. A candidate obtained 53 marks in the first and 75 marks in the second paper. How many marks must be candidate obtain in the third paper to get an overall of 70% marks? पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स। एक कैंडिडेट ने इसमें फर्स्ट में 53 मार्क्स ऑब्टेन किए, सेकंड में 75 मार्क्स ऑब्टेन करे। यहाँ थर्ड जो पेपर है उसमें मार्क्स नहीं दे रखे, राइट। अब कह रहे हैं कि थर्ड पेपर में वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, हमें फाइंड आउट करना है, जिससे कि ओवरऑल परसेंटेज उसकी 70 हो जाए। यानी तीनों पेपर्स में कुल मिलाकर के 70% मार्क्स उसके आने चाहिए। थर्ड पेपर में कितने मार्क्स लाए वो, उसके लिए हमें काम करना है। तो देखिए यहाँ पर उसके 3 पेपर्स हैं। कितने पेपर्स हैं? 3 पेपर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं वो यहाँ आपको दे रखा है, 100 हैं। तो 3 पेपर्स में कितने हो गए? 3 इंटू 100 यानी 300 मार्क्स हो गए। कितने हो गए? 300 मार्क्स, राइट। अब देखिए फर्स्ट पेपर में कितने आ रहे हैं उसके। फर्स्ट पेपर में मार्क्स हैं 53, सेकंड पेपर में कितने हैं? 75 और यहाँ जो थर्ड पेपर है उसके मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब ये हमने दोनों ऐड कर लेने हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड में जो मार्क्स आएंगे उसके 53 प्लस 75, ये आपका हो जाएगा 8, 5, 7, 12, 128 मार्क्स उसके फर्स्ट और सेकंड पेपर में है, ठीक है ना। और उसको कितना मार्क्स चाहिए फॉर 70%, फॉर 70%। तो ये जो 70% ऑफ 300 रखेंगे हम लोग, फाइंड आउट कर लेते हैं। 70% ऑफ 300 कितना हो जाएगा? 70 बाय 100 इंटू 300, ये मार्क्स निकल आएंगे। टोटल मार्क्स का 70% चाहिए उसको। आ रहा है समझ में? ये हो जाएगा 3 टाइम्स और 7 3 जा 21, 210 मार्क्स चाहिएगा उसको, ठीक है ना। ये हमारा खुद का थिंकिंग प्रोसेस है। पेपर में जो सॉल्यूशन देना है, जो स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है, वो बहुत इजी होता है, बस कंडीशन समझनी है। 3 पेपर्स हैं, हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, यहाँ लिखा हुआ है there are 3 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो ईच ऑफ 100 मार्क्स के लिए क्या करना है, हमें 3 इंटू 100 कर देना है। तो मैक्सिमम 3 पेपर के जो मार्क्स बन जाएंगे 300 बनेंगे। पहले में 53, दूसरे में 75, तीसरे का मार्क्स निकालना है। अब देखिएगा ये जो है पहले दूसरे के 120 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और हमें चाहिए 70% ऑफ 300। तो हमने 70% ऑफ 300 निकाला, 210 मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना। अब हमें चाहिए, we need 210 marks, but there are 128
मार्क्स, ठीक है ना। तो कितने कम है, मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट 70% ऑफ 300, कितना हो जाएगा, यानी ये जो 210 होने चाहिए हमें, जो 70% है, और 128 हमें मिला है, माइनस कर लीजिएगा, तो 210 128, दिस इज 210 to 8 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 82 मार्क्स और चाहिएगा। तो यहाँ पर आपको ये इतना पार्ट क्लियर हो रहा है, हाँ, 82 मार्क्स रिक्वायर्ड है अभी। तो थर्ड पेपर में, है ना, जो थर्ड पेपर है आपका, थर्ड पेपर में कितने मार्क्स होने चाहिए, 82 मार्क्स आपके होने चाहिए, जिससे कि ओवरऑल परसेंटेज 70% बन जाए, ठीक है ना। 116 हेल्थ एप्लीकेशन, a doctor reports blood pressure in millimeter of mercury mmSg, ये मरकरी Hg जो है आपका, ये हाइड्रोजेरियम आपका होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, 80। आगे बढ़ते चलो। A doctor reports blood pressure in millimeter of mercury as ratio of systolic blood pressure to diastolic blood pressure, ठीक है, such as 140/80, ये समझ में आना चाहिए आपको। Systolic blood pressure is measured when the heart beats and diastolic pressure is measured when it rests, right? Refer to the table of blood pressure ranges of adult. यहाँ ब्लड प्रेशर रेंजेस दे रखे हैं, एक नॉर्मल केस में हाइपरटेंशन, और जब हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होता है, सिस्टोलिक अंडर 120 mmHg, डिस्टोलिक अंडर 80 mmHg, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। हाइपरटेंशन केस बढ़ता है, और जब हम हमारा देखिए यहाँ 120 138 तक हाइपरटेंशन का केस है सिस्टोलिक में, और ये 80 to 89 mmHg तक इसमें है। ये आपकी जो रीडिंग दे रखी है, इनके बेस पर ही हमें नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें काम करना है, वो ध्यान देना है। मनोहर is a healthy 37 years old man whose blood pressure is in the normal category, ठीक है ना, उसका नॉर्मल कैटेगरी में ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर जब वो आराम करता है, हार्ट रेस्ट करता है, तो 80 mmHg अंडर रहता है उसका, और जब वो हार्ट बीट करता है यानी रेस्ट से ऊपर होता है, देन 120 mmHg के अंडर होता है। हमें फर्स्ट पार्ट करना है, यहाँ पर 116 का फर्स्ट पार्ट करना है। Calculate an approximate ratio of systolic to diastolic blood pressure in normal range. रेशियो किस किस का निकालना है, सिस्टोलिक टू डिस्टोलिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, तो सिस्टोलिक कितना है वो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओके ऑफ नॉर्मल रेंज, हम नॉर्मल की बात करते हैं, वो दे रखा है, दैट इज 120 mmHg, ओके, ये दे रखा है आपका। और अब नीचे आपका क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर
normal range. Understood? That is 80 mmHg. यहाँ जो कैलकुलेट करना था वो रेशियो करना था, सिस्टोलिक ऊपर डिस्टोलिक नीचे रखेंगे, तो रेशियो के लिए क्या आ जाएगा, 120 ऊपर और 80 नीचे दे रखा है। सिस्टोलिक टू डिस्टोलिक, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। 4 3 जा एंड 4 2 जा, तो ये आपका 3:2 आ गया है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3:2, 3:2, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। बी पार्ट देखिएगा, इफ मनोहर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 102 mmHg, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 102 mmHg अगर होता है, यूज दिस रेशियो फ्रॉम पार्ट ए टू प्रेडिक्ट हिज डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए उसका जो 3:2 आया, ठीक है ना, ऊपर वाला क्या है सिस्टोलिक, दूसरा वाला क्या है डिस्टोलिक, तो इस रेशियो का यूज करना है जो फर्स्ट पार्ट में आया, तो हमने 3/2 उसका रख लिया, ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका ऊपर वाला है, तो कह रहा है कि अगर उसका 102 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उस केस में डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा। तो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पर आप वर्डिंग वही मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना। डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अंडरस्टूड। आप यहाँ ये निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर लीजिएगा, तो ये हमारा ये वर्डिंग आपकी लेफ्ट साइड में टॉप पर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है ना। अब देखिए राइट साइड में क्या हो जाएगा, 102 ऊपर है और उसके साथ 2 लेफ्ट से शिफ्ट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो 3 ये वाला ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट साइड में। ओके, 3 से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 34 और 2 का प्रोडक्ट जो होता है वो 68 हो जाएगा। तो उस केस में 68 mmHg उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा अगर 102 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ रेशियो है। ओके, सी पार्ट की बात करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, देखिए ध्यान देना है, रेशियो ऑफ एवरेज सिस्टोलिक टू एवरेज डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी। ये यहाँ प्री हाइपरटेंशन, यहाँ ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, बट टेंशन ज्यादा नहीं होता, हल्का फुल्का कंडीशन ऐसी होती है कि आगे इन फ्यूचर चांस बढ़ जाते हैं कि बीपी हाई हो जाए, उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलो ये प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी, अब हम इस कैटेगरी को लेकर के काम करेंगे। पहले हमने ये कर लिया था, है ना, अब हम इसको लेकर के काम करते हैं। तो प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में एवरेज सिस्टोलिक का एवरेज डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर, प्री हाइपर, ठीक है ना, टेंशन है, और उसमें जो रेशियो निकालना है हमने, किसका निकालना है, एवरेज सिस्टोलिक
का एवरेज डिस्टोलिक के साथ हमने इसका निकालना है रेशियो। तो एवरेज सिस्टोलिक कितना है आपका, देखिए यहाँ पर एवरेज सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का निकालने के लिए एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दे रखी है कि 120 नीचे वाला है, 139 ऊपर वाला है, इन दोनों को ऐड करके इसको बाई 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में एवरेज डिस्टोलिक के केस में 80 नीचे वाला है, 89 ऊपर वाला है, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर लेंगे, राइट, ये काम करना है। तो बाई टू का केस क्या, हमें इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या इन्हें कैलकुलेट आउट करना चाहिए, ठीक है, तो हमें इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल कर लेना चाहिए, यहाँ ये इजी रहेगा आपके लिए। तो 1 कितना आ जाएगा ऊपर, देखिए 2 से 2 कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि ऊपर नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो नेक्स्ट में आपका 120 प्लस 139 अपॉन 80 प्लस 89 आ जाएगा, और ऐसे करके देखो थोड़ा और करेंगे तो इंटू 2 ऊपर इसका और ये इंटू 2 नीचे, तो ये इससे ये आपका 1:1 में हो जाएगा। और ये नेक्स्ट 120 139 आपका 259 हो जाएगा, अंडरस्टूड। और 80 एंड 89 80 80 160 169 हो जाएगा, ये क्लियर हो रहा होगा। अब आप क्या इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों का HCF हो, भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल 1 से ही डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके, ऐसा नहीं है बोला 13 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, 13 से ऊपर डिवाइड हो जाएगा, हाँ चेक कर लीजिए, नहीं होगा, 13 से नीचे हो जाएगा, 13 बन जा 33 जा, बट ऊपर नहीं होगा। तो फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो रेशियो आएगा यहाँ पर एवरेज सिस्टोलिक और एवरेज डिस्टोलिक का इन प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में वो 259:169 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में देखते हैं, ये साइंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। The king cobra can reach a length of 558 centimeter. This is only about 60% of the length of the largest reticulated python. Find the length of the largest reticulated python. यहाँ पर किंग कोबरा की जो लेंथ दे रखी है, कह रहा है कि कैन रीच अ लेंथ ऑफ 558 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं यहाँ क्लियर करता हूँ उसको, 558 सेंटीमीटर जो किंग कोबरा का लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, ओनली 60% ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रेटिकुलेटेड पाइथन। तो इज 60% of largest पाइथन, ये इतना दे रखा है रेटिकुलेटेड पाइथन, वर्ड मैंने मिस किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका बनता है, ध्यान रखना है 558 सेंटीमीटर जो किंग कोबरा की लेंथ है, मैक्सिमम यहाँ किंग कोबरा का इतना ही लेंथ दे रखा है 558 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे रखा है कि ये जो 558 सेंटीमीटर की लेंथ है, दिस इज ओनली अबाउट 60% of the length of the largest reticulated python। और आपको पूछा है find the length of the largest reticulated python। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, length of the largest रेटिकुलेटेड पाइथन। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ऊपर स्टेटमेंट जो दे रखा है
है ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर है, लेट इट बी x सेंटीमीटर। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रेटिकुलेटेड पाइथन बी x सेंटीमीटर, और उस लार्जेस्ट रेटिकुलेटेड पाइथन का 60% किंग कोबरा का मैक्सिमम में 558 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आपने क्या करना है, 558 सेंटीमीटर इज 60% ऑफ क्या, लार्जेस्ट रेटिकुलेटेड पाइथन x सेंटीमीटर का होता है ऑफ x सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट मेंशन करना है। अब ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 558 इज इक्वल टू 60% ऑफ x सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। तो 558 इज इक्वल टू 60 बाय 100 इंटू x आ जाएगा। ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 558 इंटू 100 ऊपर और ये 60 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इज इक्वल टू x बन जाएगा। ये आपका इससे 0 कैंसिल हुआ, क्या 6 से 558 डिवाइड होता है, 3 और 2 से डिवाइड होता है, तो 6 से भी जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ पर 6 9 जा 54 होता है और 6 3 जा 18 होता है, ठीक है ना। अब 93 और 10 का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 930 बन जाएगा। क्या ये उस लार्जेस्ट रेटिकुलेटेड पाइथन का लेंथ हो जाएगा, ऑब्वियस है 930 सेंटीमीटर। अगर इसका 60% निकालें तो किंग कोबरा का 558 सेंटीमीटर आ जाएगा। अंडरस्टूड। पार्ट ए आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। 117 का पार्ट बी की बात करते हैं। ये एक फिजिकल साइंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अनइक्वल मासेस will not balance on a fulcrum if they are at equal distance। ये जो फल्क्रम आपका दे रखा है, ध्यान देंगे, इसके यहाँ पर अगर इसके लेफ्ट और राइट इक्वल डिस्टेंस पर हमने अनइक्वल मास रख दिए, एक मास ज्यादा है और एक मास कम है, और लेंथ 1 और लेंथ 2 इक्वल हो गए, तो ऑब्वियस है कि वो आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा। एक साइड ऊपर हो जाएगा और एक साइड नीचे हो जाएगा। यहाँ पर साइंस में एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, मास 1 अपॉन, देखिए पहले का मास और दूसरे की लेंथ का रेशियो, ये किसके इक्वल हो जाता है, दूसरे का मास और पहले की फल्क्रम से लेंथ या डिस्टेंस जो है मास की। ये अगर फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो उस केस में वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा मास, ठीक है ना। फल्क्रम के लेफ्ट और राइट में इक्वल डिस्टेंस पर अनइक्वल मास, ऑब्वियस है कि ऊपर नीचे आपका हो जाएगा, ठीक, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर मास दोनों जो है डिफरेंट हैं तो उस समय लेंथ भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाकर के वो बैलेंस बन पाएगा, और इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इसी साइंस एप्लीकेशन को लेकर के यहाँ आपको कुछ पूछा है, 2 children can be balanced on a seesaw when mass 1 upon length 2 is equal to mass 2 upon length 1। तो इसे लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज mass 1 upon length 2 is equal to mass 2 upon length 1। देखिएगा इस केस में ही बैलेंस बनेगा। अब यहाँ पर दे रखा है द चाइल्ड ऑन द लेफ्ट एंड चाइल्ड ऑन द राइट आर बैलेंस्ड, बैलेंस है ये। व्हाट इज द मास ऑफ द चाइल्ड ऑन द राइट, तो राइट साइड वाले का यहाँ पर ये मास नहीं दे रखा है हमें। मास 1 क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड वाले का 24 है
और लेंथ जो है सेकंड वाली यानी लेंथ 2 कितनी है वो 2 मीटर दे रखी है। राइट, राइट साइड वाले बच्चे का मास नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। और लेंथ 1 यानी लेफ्ट साइड वाले का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, ये 3 मीटर है। अब हमें मास 2 निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 24 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 2 और ये क्वेश्चन मार्क ऑन राइट साइड, तो 2 12 और 12 3 होता है 36। आपका जो मास आया कौन सा राइट साइड वाले बच्चे का, वो 36 किलोग्राम आ जाएगा। राइट, ध्यान रखेंगे। देखिए 24 किलोग्राम लेफ्ट में है, राइट साइड में 36 किलोग्राम है। फलक्रम से लेफ्ट साइड वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, 3 मीटर है। फलक्रम से राइट साइड वाले का मास ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी डिस्टेंस कम होगी, फलक्रम के पास होगी। अगर मास कम है तो फलक्रम से उसकी डिस्टेंस जो है मास की ज्यादा होगी, तभी जाकर के बैलेंस बनेगा। अंडरस्टूड? ये क्लियर हो रहा होगा आपका। पार्ट सी की बात कर लेते हैं। लाइफ साइंस एप्लीकेशन, ध्यान देंगे। और डीएनए वाज बिल्ट यूजिंग द स्केल 2 सेंटीमीटर इज टू 0 पॉइंट, यहाँ पर दे रखा है 0.0000001 mm if the model of the DNA chain is 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए वहां पहले जो दे रखा था वो 2 सेंटीमीटर इज टू mm दे रखा है, ठीक है ना। अगर डीएनए मॉडल का इतना लेंथ है 2 सेंटीमीटर तो इतने mm उसका क्या हो जाएगा। ये कोई फिगर दे रखी है आपकी, तो इसी स्केल को यूज करना है हमें। और 17 सेंटीमीटर अगर डीएनए चेन का लेंथ दे दिया जाए तो उस समय एक्चुअल चेन जो बनेगी, पहले केस में है 0 पॉइंट, ये जो कितने बार 0 उसके बाद 1 mm आया है, इसी तरह से 17 सेंटीमीटर उसी रेशियो में अगर बात किया जाए तो कितने सेंटीमीटर एक्चुअल चेन हो जाएगा आपका। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा इनको इक्वलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो आपका दे रखा है मॉडल और चेन दे रखी है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ये आपका और ये आपका 6 जीरोस हैं, तो 0.12345 एंड ये इतने mm का चेन हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? 2 सेंटीमीटर पर इतने mm की चेन हो जाएगी मॉडल की, ठीक है ना। एक्चुअल चेन जो होगी 0.0000001 mm। अगर 17 सेंटीमीटर मॉडल का लेंथ दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 2 बाय 0.0000001 will be equal to, here in this case 17 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो कि ये x हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका 2 इंटू एक्स और ये 17 इंटू 0.1234560 एंड 1। x की वैल्यू निकालने का है, तो 17 इंटू 0.0000001 बाय 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और अब 2 से 17 को डिवाइड कर लो, ये जी रहेगा, तो ये 1 और ये आपका 8.5 बन जाएगा। अब 8.5 ये है और यहाँ पर डेसिमल के बाद में 6 जीरो है और ये 1 है। देखिएगा ये कैसे करेंगे, यहाँ करना क्या है आपको, इजी है ये। अगर आप 85 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 बन जाएगा। और जो प्रोडक्ट में टोटल डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हो जाएंगे, 7
दूसरे वाले नंबर में है और 1 पहले वाले में, तो मुझे 8 प्लेसेस चाहिएगा। तो 2 प्लेस ये हैं और मैं 60 यहाँ पुट कर लूंगा, ठीक है ना। ये और यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपके 60 तो ये 8, ठीक है ना। ये मेरा 0.00000085 इसका लेंथ आ जाएगा एक्चुअल चेन का। ये 118 देखते हैं हम लोग। लैंग्वेज एप्लीकेशन। गिवन below are few mathematical terms: hypotenuse, congruence, perpendicular, transversal, correspondence। ये आपके वर्ड्स हैं। और यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है कि रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू द वोवेल्स इन ईच ऑफ द टर्म्स, और बाद में परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन ईच ऑफ द टर्म्स। तो 5 टर्म्स हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स उनमें फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला टर्म आपका हाइपोटेन्यूज दे रखा है, दैट इज हाइपो, HYPOTENUSE। यहाँ पर आपके कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स चेक कर लीजिएगा, आपका HYPT 4 हो गए, N और S ये 6 हो गए। वोवेल्स कितने हो गए? O, E, U एंड अगेन E, ये आपके 4 हो गए। दूसरा वर्ड है आपका कॉन्ग्रुएंस, CONGRU, कॉन्ग्रुएंस, ENCE। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो C 1, N 2, G 3, R 4, N 5 एंड C अगेन जो है 6। तो कॉन्सोनेंट 6 हो गए। वोवेल्स की बात करते हैं, वो कितने हो जाएंगे? O 1, U 2, E 3, अगेन E 4। थर्ड है आपका परपेंडिकुलर, PER, PE एंड DICULAR। कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? P1, R 2, P 3, N 4, D 5, C 6, L 7, R 8। यहाँ पर कॉन्सोनेंट परपेंडिकुलर में 8 हो जाएंगे। वोवेल्स कितने हो जाएंगे? E 1, E 2, I 3, U 4, A 5। ये आपके 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसवर्सल, TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल। कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स देखते हैं इसमें। कॉन्सोनेंट चेक कर लेते हैं, T R N S V R S L। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। वोवेल्स की बात करें तो 1 2 3, ये 3 हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। लास्ट वर्ड है कॉरेस्पॉन्डेंस, CORRES, कॉरेस्पॉन्डेंस। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात करें, देखो कॉन्सोनेंट और वोवेल हम इस तरह से ना कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें एक्चुअली स्पेस वाला केस है, स्पेस नहीं दे रखा, सो दैट्स व्हाई
चलो फिर भी कॉन्सोनेंट के लिए ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9 हो गए इसमें। और अब वॉवल्स की बात करें तो यहाँ से आओ, 1 2 दिस 3 दिस इज 4 दिस इज 5, ये 5 हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस तरह से। तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे उनमें कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है वो देखना है। पार्ट 1 की बात करते हैं, रेशियो ऑफ कॉन्सोनेंट टू वॉवल्स इन ईच ऑफ द टर्म। अब यहाँ रेशियो हर केस में निकालते हैं। तो पहले केस में रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वाले में कॉन्सोनेंट वॉवल्स का, तो वो हो जाएगा 6/4 3:2। फर्स्ट केस में रेशियो 3:2, ठीक है ना। दूसरे केस में देखते हैं, ये हो जाएगा 6/4, ठीक है ना। और ये फिर से वही 3/2 यानी 3:2 बनेगा। दूसरा केस क्लियर हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है ना। तीसरा केस देखते हैं, यहाँ पर कॉन्सोनेंट 8 वोवल्स 5, तो ये आपका 8:5 हो जाएगा तीसरा केस। चौथा केस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज 8:3, सो क्लियर है। एंड लास्ट केस इसमें कितना है, कॉन्सोनेंट 9 है और वोवल 5 है, तो ये 9:5 आ जाएगा। ये बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए। परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन ईच ऑफ द टर्म। परसेंटेज के लिए क्या करना है हमें, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं इनको ए बी सी डी और ई 5 केस ऐसे ले लेता हूँ। तो परसेंटेज ए केस में क्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 6 अपॉन टोटल कितने हैं यहाँ पर 10 है इंटू 100, ये आता है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये 10 टाइम्स कितने परसेंट है, 60% है पहले केस में, राइट। दूसरे केस में बी केस को ले लीजिएगा, तो 6/10, इस केस में टोटल लेटर्स 10 है, 6 कॉन्सोनेंट है इंटू 100%, तो ऊपर नीचे जो किया है वही आपका 60% इसमें आना है। सी पार्ट की बात करें तो कॉन्सोनेंट 8 है, टोटल 13 लेटर्स इंटू 100%, 800/13 हो जाएगा। और जब 800 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 6 आ जाएगा 78, और ये 2 0 आ जाएगा, 13 1 आ जाएगा 13, और 13 5 आ जाएगा डेसिमल के बाद में, एंड देन 3, ये इतने परसेंट बन जाएगा। ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ। डी पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर 8/3 है, तो 8 अपॉन में कितना आएगा, 11 आ जाएगा इंटू 100, अंडरस्टूड। तो ये 800/11%, डेसिमल में अगर इसको लेते हैं हम लोग तो 11 7 दिस 8 एंड 77 3 0, 11 2 पॉइंट, फिर से वही 11 7 और 2 ऐसे रिपीट हो जाएगा ये। और ई पार्ट की बात करते हैं, दिस इज 9/14 बनेगा, 9 + 5 14 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 2 7 2 50 9 5 45/7%, तो 7 6 42, ध्यान रखेंगे। 7 4 28,
7 2 जा 8 जा एंड दिस परसेंटेज, राइट। तो इस तरह से आपका ये 5 टर्म्स में आपके कॉन्सोनेंट वॉवल्स, उनका कॉन्सोनेंट वॉवल्स का रेशियो और कॉन्सोनेंट की परसेंटेज हमने निकाला है। आप वॉवल्स की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 118 डिफिकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। What is the error? An analysis showed that 0.06% of the t-shirts made by one company were defective. A student says that this is 6 out of every 100. What is the student's error? देखिए दे रखा है an analysis showed that 0.06% of t-shirts made by one company were defective. तो डिफेक्टिव टी-शर्ट्स का परसेंटेज क्या है, ठीक है ना। हम लोग 119 कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो एरर है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। एक स्टूडेंट इसके बारे में बोल रहा है कि 6 आउट ऑफ 100 आ रहा है समझ में। 6 आउट ऑफ 100 है ये, यानी 100 टी शर्ट में 6 टी शर्ट डिफेक्टिव हैं। लेकिन एनालिसिस क्या कह रहा है कि 0.06% टी शर्ट डिफेक्टिव हैं। तो कंपनी का एनालिसिस देख लेते हैं, कंपनी का एनालिसिस क्या है और स्टूडेंट की क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर कंपनी का एनालिसिस देखते हैं। ये है 0.06% है ना। टी शर्ट्स आर डिफेक्टिव, सो ये हो जाएगा आपका 0.06 अपॉन 100 कीजिएगा और ये फर्दर हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूं तो 100 तो ऑलरेडी नीचे है, 2 प्लेसेस है ना, डेसिमल के बाद है, तो नीचे 100 हमने डेसिमल रिमूव करने की वजह से लिया है। तो ये हो गया 6/12340 यानी 10,000। इसका मतलब ये होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 6 आउट ऑफ every 10,000 ठीक है ना, आर डिफेक्टिव टी शर्ट्स, ठीक है। ये कंपनी का एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट क्या कह रहा है, स्टूडेंट कह रहा है यहां पर उसका एनालिसिस है 6 आउट ऑफ एवरी 100। ये गलत हो गया ना आपका, ठीक है। तो ये यहां पर एरर है। 120 देखते हैं। What is the error? A student said that the ratio 3:4 and 9:16 were proportional. What error did the student make? स्टूडेंट बोल रहा है कि ये जो 3:4 और 9:16 ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये इक्वल देखते हैं हम लोग, वो एक प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल पहले तो मैं आपको समझा दूं ये होता क्या है। प्रोपोर्शनल में ये रेशियो और ये रेशियो है ना, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल हो जाती है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो जाती है तो वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल में एक बात याद रखना होगा आपको, वो होता है प्रोपोर्शनलिटी जब चेक करेंगे
तो सिंपलेस्ट फॉर्म मस्ट बी इक्वल। अब देखिए 3/4 स्टूडेंट्स ने इनको क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल बता दिया, 3/4 और 9/16। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहीं पॉसिबल है नहीं है, 9/16 है और ये 3/4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ। दूसरी तरह से सोचते हैं, अगर मैं 3/4 है और इसको 9/16 में लाने के लिए मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर 3 से नहीं करूंगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरा हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो यहां पर ये 9 दैट इज नॉट इक्वल टू 9/16। इसका मतलब स्टूडेंट्स ने इनको जो प्रोपोर्शनल बताया था वो क्या है, गलत है, ये मिस्टेक है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है ना। यहां हम ये कह सकते हैं कि 3/4 एंड जो इसको हमने मल्टीप्लाई करा है 3/4 को 4 से अप डाउन, और ये जो फ्रैक्शन आया 12/16, ये आपकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। दीज आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कैसे क्लियर करना है वो समझ में आना चाहिए। या तो हम देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म मस्ट बी इक्वल, या क्या करेंगे, ध्यान रखना है इसमें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 को किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करें और 9/16 आ जाता है तो प्रोपोर्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये याद रखना है। बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर, आगे समझ, बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर to the given simplest fraction, if we get the another fraction then we can say fractions are proportional, otherwise not. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। वन 121 देखते हैं। What is the error? A clothing store charges 1024 rupees for 4 t-shirts. A student says that the unit price is rupees 25.6 per t-shirt. What is the error? And what is the correct unit price? देखिए स्टोर जो चार्ज कर रहा है रुपीज 1024 फॉर 4 टी शर्ट कर रहा है, तो यहां पर 4 टी शर्ट्स कॉस्ट कितना है, दैट इज रुपीज 1024, राइट। तो 1 टी शर्ट का यहां पर यूनिटरी मेथड से हम लोग कर लेते हैं इसको, राइट। देयरफॉर 1 टी शर्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये जो 1024 है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका रुपीज 4 2 जा 8, राइट, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, 256 1 टी शर्ट का कॉस्ट है। ठीक है ना। ये 1 टी शर्ट का कॉस्ट है। स्टूडेंट क्या कह रहा है, यहां स्टूडेंट का स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो क्या है, यूनिट प्राइस 1 टी शर्ट, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग 1 टी शर्ट कॉस्ट क्या कर रही है, रुपीज 25.6। क्या ये सही है, नहीं, दिस इज रॉन्ग है, ये यहां पर एरर है। व्हाट इज द एरर, एरर आपको समझ में आ रहा होगा। एरर क्या है, स्टूडेंट्स ने बोला कि एक टी शर्ट का कॉस्ट 25.6 रुपीज है, ये गलत है। ठीक है, आपका करेक्ट यूनिट प्राइस पूछा है यहां, करेक्ट यूनिट प्राइस, और ये आपका
करेक्ट यूनिट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी एक टी शर्ट का कॉस्ट यहां जो निकाला है आपने ऊपर ₹256। ओके, 122 को देखते हैं। A tea merchant blends two varieties of tea in the ratio 4:5। देखिए यार थोड़ा सा ना ध्यान रखना है आपने क्या कर रहे हैं। A tea merchant blends two varieties of tea in the ratio 5:4। उसके पास टू टाइप की टीज हैं, अलग अलग क्वांटिटी है, जब उन्हें ना वो ब्लेंड करता है मिलाता है तो 5:4 के रेशियो में। The cost of first variety is rupees 200 per kg and that of second variety is rupees 300 per kg। पहली वैरायटी वाली का रेट दे रखा है 200 पर केजी का, दूसरी वैरायटी का चाय का दे रखा है 300 रुपीज पर केजी। If he sells the blended tea at the rate of rupees 275 per kg, find out the percentage of her profit or loss। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस के लिए देखिए रेट दे रखा है, आ रहा है समझ में। कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी 200 पर केजी, सेकंड वेराइटी 300 रुपीज पर केजी। तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है लेकिन वहां पर क्वांटिटी कितनी है चाय की वो और निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट में दे रखा है A tea merchant blends two varieties of tea in the ratio of 5:4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाल लेना है उसका, हमें यहां लेट कर लेना है क्वांटिटीज दोनों टाइप के टी का। क्या लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना है आपने। लेट द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वैरायटी of tea be 5x kg and that of second variety is 4x kg। ठीक है ना। तो let the quantity of first be कितना 5x and that of second be 4x। और यहाँ केजी एक्चुअली हमने रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रेट में ना पर किलोग्राम का रेट दे रखा है, तो 4x केजी और 5x केजी, राइट। अब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी इज ₹200 पर केजी, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वेराइटी निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी कितना हो जाएगा, ये आपका ₹200 और क्वांटिटी 5x केजी, तो ये हो जाएगा ₹2 5 10 और 20 और 1000 हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये 1000 रुपीज हो जाएगा और x यहां पर पुट कर लेंगे ₹1000 x। यहां पर सीपी ऑफ सेकंड वैरायटी ऑफ टी कितना हो जाएगा, रेट क्या है 300 पर केजी, आपका क्वांटिटी यहाँ पर 4x है, तो इसका हो जाएगा आपका 3 4 12 और इसके बाद 20 और ये x, यानी 1200 x रुपीज। अंडरस्टूड। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी चाहिए ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल सीपी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा ₹1000x प्लस ₹1200x, ये बन जाएगा आपका 2200x। अंडरस्टूड। कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया। क्वांटिटी ऑफ टी दोनों टाइप की टोटल अगर बात करते हैं, क्वांटिटी जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है ना, टोटल क्वांटिटी ऑफ टी, तो देखिए फर्स्ट टाइप की है 5x केजी, सेकंड टाइप की है
4x kg और दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगी 9x kg। इतना ध्यान रखना आपने। ये हमें टोटल सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो SP ऑफ 9x kg हमें 275 पर केजी के रेट से 9x kg जो टोटल टी है उसका सेलिंग प्राइस चाहिएगा। तो सेलिंग प्राइस SP ऑफ 9x kg टी कितना हो जाएगा? 1 kg का रेट है 275 और 9x kg है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ रुपीज में आ जाएगा और x लास्ट में आएगा। 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 9 7 जा 63 and 4 67, carry over 6, 9 2 जा 18 and 6 18 and 6 24। ये आपका 9 kg का सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए यहाँ पर हमें ये पता करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आप यहाँ ये जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखना है। हेयर सेलिंग प्राइस 2475x है, कॉस्ट प्राइस 2200x है। ऑब्वियस है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हियर यू विल राइट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, इट इम्प्लाइज देयर इज प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है? हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 2475x माइनस कॉस्ट प्राइस 2200x, ये बन जाएगा आपका 275x। दिस इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रॉफिट किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, इनटू 100 एंड दिस साइन। प्रॉफिट इज 275 रुपीज, कॉस्ट प्राइस 2200x, सॉरी यहाँ पर x पुट करना है, और इनटू 100 करेंगे, राइट। तो देखिए x से x कैंसिल, 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 5 5 55, 11 5 जा 55, ये 25/2 और फाइनली हम कह सकते हैं कि 12.5 आ जाएगा। परसेंट का साइन लगा लेंगे। ये हमारा जो प्रॉफिट हुआ है इस डील में वो 12.5% हुआ है, ठीक है ना। 123 A piece of cloth 5 meter long shrinks 10% on washing। धोने पर 10% श्रिंक हो जाता है। उसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर है इस समय। हाउ लॉन्ग विल बी द लेंथ आफ्टर वॉशिंग? धोने के बाद कितना लेंथ हो जाएगा? ऑब्वियस है श्रिंक हो जाएगा, कम लेंथ हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है स्टेटमेंट, देखो ऐसा कुछ नहीं, आपको समझ में आना चाहिए ना। लेंथ बिफोर वॉशिंग एंड लेंथ आफ्टर वॉशिंग, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिएगा, दिस इज लेंथ ऑफ क्लॉथ बिफोर वॉशिंग। अब वॉशिंग की हमने, उसके बाद में देखते हैं। ये 5 मीटर, ठीक है ना। अब श्रिंकेज कितनी है इसमें? तो ये श्रिंकिंग परसेंटेज दैट इज 10%। तो श्रिंक कितना होगा, है ना, वो 10% हो जाएगा। सीधा सा निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। जब इसको फाइंड आउट करेंगे धोने के बाद, तो वो क्या हो जाएगी? 5 मीटर इज द बिफोर वॉशिंग माइनस 10%, उसका माइनस कर देंगे ना। तो 10% किसका निकालेंगे? 10% ऑफ लेंथ ऑफ क्लॉथ,
5 मीटर ही निकालेंगे। इसको इससे माइनस कर देंगे ना, इससे एक्चुअल लेंथ से, तो उसका श्रिंक होने के बाद जो लेंथ रहेगा वो निकल आएगा। दिस इज 5 माइनस 10%, 10/100 इंटू 5, तो 10 10 जा और 5 1 जा, 5 2 जा, ये आपका 5 हाफ जो होता है ना वो आपका 0.5, तो 5 से 0.5 माइनस करेंगे, ये 4.5 मीटर उसका लेंथ रह जाएगा धोने के बाद में। अक्सर ऐसा होता है कॉटन के कपड़ों में होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 124, नैन्सी obtained 426 marks out of 600. Marks obtained by Rohit are 560 out of 800. Whose performance is better? नैन्सी का 600 में से 426, रोहित का 560 आउट ऑफ 800, किसका परफॉर्मेंस बेटर है? परफॉर्मेंस बेटर है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपने परसेंटेज निकाल लेनी है दोनों की अलग अलग, ठीक है ना। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पहले क्या दे रखा है, नैन्सी दे रखी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नैन्सी, वो क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि 426 मार्क्स मिले उसको, कितने में से मिले हैं, टोटल 600 में से मिले। ध्यान रखना है करना क्या है हमें, 100 और ये परसेंटेज कैलकुलेट आउट कर लीजिएगा, तो ये इसका 0 क्या 6 से ऊपर डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस 2 और 3 से डिवाइड होता है तो 6 से भी हो जाएगा, तो 6 से 6 7 जा 42, तो 6 1 जा 6, ये आपका 71% आ गया नैन्सी के केस में। रोहित का कितना परसेंटेज बनता है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहित, ये हो जाता है, कितने मार्क्स ऑब्टेन करे उसने, 560, कितने में से, 800 में से, इनटू 100 एंड दिस साइन, तो ये सीधा सा 8 टाइम्स और 8 1 जा और ये 8 7 जा और 0, ठीक है ना। ये आपका दूसरे केस में यहां पर ये 70% आ गया है। तो किसका परसेंटेज ज्यादा है, नैन्सी का या रोहित का? यहां पर नैन्सी का 71% है और रोहित का 70% है। ऑब्वियसली नैन्सी का परफॉर्मेंस बेटर है, therefore Nancy's performance is better. Understood? 1 to 5. A memorial trust donates 5 lakh to a school, the interest on which is to be used for awarding 3 scholarships to students obtaining first 3 positions in the school examination every year. यहां तक समझा देता हूं मैं आपको। 5 लाख का स्कूल को डोनेशन मिलता है मेमोरियल ट्रस्ट से। अब वो जो है यहां 5 लाख का जो भी इंटरेस्ट होता है वो 3 स्कॉलरशिप देने में यूज किया जाता है, केवल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो भी स्कूल एग्जामिनेशन में हर साल है ना फर्स्ट आते हैं, तो 1 साल का ही यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हर साल जो है 3 स्कॉलरशिप दी जाती है, इतना दे रखा है। इफ द डोनेशन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, 1 साल रेट जो दे रखा है इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है, डोनेशन कितना कर रहा है 12%, ठीक है। And the value of the second and the third scholarship are 20,000 and 15,000 respectively. सेकंड और थर्ड स्कॉलरशिप यहाँ पर दे रखा है 20,000 रुपए, 15,000 रुपए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्कॉलरशिप। तो देखिए डोनेशन का अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ क्लियर दे रखा है 5 लाख, ठीक है ना।
तो दिस इज डोनेशन अमाउंट, साथ साथ नोट करते हैं अब डोनेशन अमाउंट, दैट इज ₹5 लाख। अब ये ₹5 लाख हर साल है ना, इंटरेस्ट भी इस पर अर्न होता है। तो एक साल में ये 12% के रेट से कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो इंटरेस्ट, ठीक है ना, अर्न कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PRT/100, हम यहां यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा P इज 5 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, 12% दे रखा है, टाइम एक साल के लिए, हर साल अवार्ड दिया जाता है, तो एक साल यहां पर टाइम लगेगा हमारा, राइट, अपॉन 100 आ जाएगा, ये 20 इससे कैंसिल हो गया, अंडरस्टूड, और 12 बन जा 12 5 जो होता है वो आपका 60 होता है, और 5 के साथ में 3 जीरो है, उनको भी पुट कर लेते हैं। कितना इंटरेस्ट अर्न करता है, जो डोनेशन है वो 60,000 अर्न करता है, राइट। सेकंड और थर्ड स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको दे रखा है, कितना कितना अमाउंट है ये, वो 20 और 15,000 दिए जाते हैं। तो इनका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, राइट, स्कॉलरशिप, ये बनता है आपका 20,000 प्लस 15,000, ये 35,000, इतना सेकंड थर्ड स्कॉलरशिप का अमाउंट है। पूछा क्या है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट स्कॉलरशिप, तो वैल्यू कर लीजिए, अमाउंट कर लीजिए, तो वैल्यू ऑफ, ये इंटरेस्ट में से ही जाता है, आपको ये ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 5 लाख है उसमें 5 लाख से जाएगा, नहीं, इंटरेस्ट से ही जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, डोनेशन साफ रहता है बचा हुआ। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्कॉलरशिप ये हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी हो जाएगी, टोटल इंटरेस्ट 60,000 है हमारा, माइनस कर देंगे इसमें से दो स्कॉलरशिप का अमाउंट 35,000 को, और ये आपका 25,000 बच जाएगा, अंडरस्टूड। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को, कर लीजिएगा, ये आपको रिमाइंडर दिलाना पड़ता है भाई, ठीक है ना, ओके।